तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य पांडे जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। गौरव चाचरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हरनाम सिंह जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनीष अग्रवाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत गौरव जी मैं आपके साथ ही करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को तो आपने भी सुन लिया होगा। सीधे तौर पर चाचा भतीजे की जोड़ी पर उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है, और भर्तियों में वसूली की जाती थी क्या सर? बोलना उनको शोभा नहीं देता। कम से कम पोस्ट का नहीं तो अपने वस्त्र का ही ध्यान रख लें। जो वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं वो भी शोभा नहीं देते हैं कि आप झूठ बोलिए। मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठ के आप सरेआम झूठ बोले जा रहे हैं। ये देखिए 1 घंटे पहले का रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 के खिलाफ गैर जमानती वारंट। किसके विधायक हैं ये? सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के राज में जहां उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश कहा जाता था, डेवलप्ड प्रदेश कहा जाता था, विकास का प्रदेश कहा जाता था, वही आज योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश को पेपर लीक का प्रदेश कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है पेपर लीक की जो समस्या है इससे कैसे निवारण पाना उस पर ध्यान दें योगी जी। उपचुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां करनी है उस पर ध्यान दें। ऐसे उलूल फिजूल के बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जनता ने हमारा भी कार्यकाल देखा था, जनता को सब पता है किसके प्रदेश में किसके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। चुनाव को लेकर आप लोगों की तैयारियां पूरी हैं सर? गौरव जी हमारी पूरी तैयारी। अब क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बेहतर परफॉर्मेंस रहा आप लोगों का, अब विधानसभा में कैसे चुनौती दे पाएंगे आप बीजेपी को? विधानसभा उपचुनाव के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी है। पीडीए पखवाड़ा चल रहा है हमारा, पीडीए पंचायतें हो रही हैं, बूथ लेवल पे कमेटियां बन चुकी हैं। हम घर घर गांव जाके अपना पंचायत कर रहे हैं। देख लीजिए इन 10 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार। ठीक है, 10 सीटों पर आप जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आदित्य पांडे जी, अब इस तरीके के बयान जो दिए गए हैं कि भर्तियों में वसूली की जाती थी, हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, पारदर्शिता के साथ भर्तियां होती हैं, तो सर अब देखिए सवाल उल्टा ये भी पूछा जा रहा है कि 11 पेपर लीक हुए, जजों की परीक्षा की कॉपियां बदल दी गई, अब ये किसके राज में हो रहा है? ये देखिए सबसे पहली बात तो जो महाराज जी ने कहा वो तो सही कहा ना। हाँ। आप देखिए कि किस तरह लोक सेवा आयोग को एक जाति विशेष के नाम पे सौंप दिया गया था, बेच दिया गया था। जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते थे तो केवल मुसलमान वर्ग और यादव वर्गों में सीटों को बांट दिया जाता था। ये कैसे हो जाता था? जब भी पुलिस भर्ती पेपर के रिजल्ट आते थे तो केवल एक जाति विशेष के लोग ही उसमें पास आउट होते थे, उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। ये कैसे हो जाता था बताइए ना। आज पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हो रही हैं। जो लेखपाल की सीटों को आपने अब तक खाली छोड़ दिया था, आज उसी लेखपाल की सीटों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरा गया है। किसी कोई एक जाति विशेष का नहीं। जो वहां का एग्जाम दिया, जो पास हुआ, उसको बांटा गया। ये धांधली तो बंद हुई, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं पेपर लीक के मामले में, तो आप पहले अपने चरित्र को देख लीजिए। कितने पेपर लीक आपके समय में हुए और कितने लोग जेल गए। आज पेपर लीक पे उत्तर प्रदेश में कठोर से कठोर कानून बनाया गया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है वो तुरंत जेल चला जाता है, बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है। तो इनसे कह लिए कि पहले अपने चरित्र को देख ले, अध्ययन करके बैठे चैनल पे। ये कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं है आदित्य पांडे जी? किस संदेश देने की कोशिश किया? जिस तरह उत्तर प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं, सवाल इसलिए क्योंकि उपचुनाव भी है ना। सवाल इसलिए है क्योंकि उपचुनाव है, तो यही लग रहा है कि उपचुनाव से पहले कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है शायद बीजेपी की ओर से भी। देखिए कोई एजेंडा सेट नहीं किया जा रहा है। 7,720 लेखपालों की नियुक्ति के साथ मंच पे बैठे थे योगी जी। हाँ। नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और उसपे उन्होंने ये बात कही कि यही सारी सीटें अब तक रिक्त की गई, इनको भर नहीं पाए ये। और जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं, सीटों का पैसा लेके सफाई में उड़ा दिया जाता था। केवल एक जाति विशेष वर्ग को दे दिया जाता था, यादव और मुसलमानों को। आज उससे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त, आज उससे बाहर निकल गई। ये बातें उन्होंने कही जो कि पूरी तरह सत्य हैं। ठीक है, जवाब दीजिएगा गौरव चाचरा जी। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी सरकार में क्या हुआ ये तो देखिए हर किसी को पता है, रोजगार के मसले पर। अब आज अगर आप नौकरियों पर, रोजगार पर सवाल उठाएंगे तो एक उंगली उनकी तरफ, 4 उंगली बाकी आपकी तरफ भी तो उठेंगी ना सर। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था 46 में से 56 यादव को दिया गया एसडीएम भर्ती में। जब
जांच पड़ताल हुई तो 5 यादव निकले। मतलब शरेआम झूठ बोलने की इनकी प्रक्रिया चली आ रही है। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं मेरे मित्र। जेई भर्ती 2018 में हुई थी, 18 में भर्ती निकली, 22 में पेपर हुआ, 23 में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन हुआ, 24 तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। क्या है? सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी है, जनता को गुमराह करना। सरकार की मंशा ही नहीं है पेपर हो जाए। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। सरकार चाहती है गरीब और गरीब बनता जाए, ताकि इनके वो फ्री राशन में डिपेंड रहे और ये अमीर को और अमीर बनाते रहे। ठीक है, तो हरनाम सरकार की अब ये चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, मैं हरनाम जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। खैर दोनों सहयोगी हैं तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बयान भी मिलते जुलते होंगे, लेकिन हरनाम जी, क्या कांग्रेस पार्टी का भी यही रिएक्शन है? धांधलेबाजी होती है आज भी? कोई बदलाव नहीं देखा क्या कांग्रेस पार्टी ने अब तक? देखिए, धांधलेबाजी तो मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अब पेपर लीक तो ऐसा आम बात हो गई है। हाँ। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति से ऊपर उठकर उन छात्रों और उन अभिभावकों के लिए सोचने का विषय है कि अभी जैसे नीट में 24 लाख बच्चे थे, लाखों करोड़ों बच्चों के परिवारों से जुड़ा ये मुद्दा है। एक बच्चा जब तैयारी करता है तो कितनी मेहनत लगती है, और उसके बाद जब ये लीक का मामला आता है, इस पर सभी सरकारों को गंभीर होना चाहिए। जो इन्होंने एक एनटीए संस्था बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी जो बिल्कुल नकारा और निकम्मी है। आज अगर जो नीट के किसी को री एग्जाम या रीचेकिंग करनी है तो एक पेपर, एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए लगभग वो 200 रुपए ले रहे हैं। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 6,000 रुपए तो उसको रीचेकिंग के लिए करने, और अगर उसमें भी वो सही पाया जाता है तो वो रीचेकिंग के पैसे वापस नहीं दिए जाते। वो एनटीए एजेंसी नकारा है और वो पैसे ले रही है छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जबकि उनके निकम्मे नकारापन से की वजह से ये लीक का मामला चल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में इस वक्त सबसे ज्यादा 67% बेरोजगारी है। जब रोजगार मुहैया कराने थे उस वक्त ये पेपर लीक की धांधली, इनके नेता इसमें इन्वॉल्व है। अभी भाई साहब, आप पांडे साहब कह रहे थे योगी जी का बुलडोजर रेडी रहता है, तो भाई साहब जरा बेदीराव और दुबे साहब के घर पर भी बुलडोजर जरा भेज दीजिए। वहां पर भी लोग उंगली एडी उठा कर देख रहे हैं कि उनके घर बुलडोजर कब जाएगा। आपके सहयोगी विधायक जो है, जब वो इसमें इन्वॉल्व है तो तुरंत उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, वो फरार कैसे चल रहे हैं? और तीसरी और अंतिम बात, बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री के माध्यम से परीक्षा ही नहीं दिलवाना चाहती। वो तो चाहती है अपनी मानसिकता जो आरएसएस के लोग हैं उनको बड़े पदों पर डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बिठा दे। ठीक है हरनाम जी, आप डिबेट में देखिए बैठे हुए हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या सर? जी मुझे दिख रही है। तो स्क्रीन के नीचे ना हम एक रोजगार का इतिहास भी चला रहे हैं, आप जरा उस पर भी गौर करिएगा, उसे भी पढ़ लीजिएगा। पारंपरिक बेरोजगारी दर के आंकड़ों की अनदेखी होती थी, यूपीए सरकार की हम बात कर रहे हैं। लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी काफी कम थी, यूपीए शासन में नौकरियों का अकाल था। तो अब हम देखिए दोनों तरफा बात करते हैं ना सर। अब हम दोनों तरफा करिए। हाँ बिल्कुल, अब बीजेपी की आप बात कर रहे हैं तो हम यूपीए सरकार की भी बात कर रहे हैं सर। अब आप बताइए, बेरोजगारी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, शुरुआत से ही रहा है, तो आपने क्या कर लिया? बिल्कुल बेरोजगारी हमेशा एक मुद्दा रहा है और रहेगा। हाँ। लेकिन उस बेरोजगारी को किस तरीके से खत्म करना है, आप भर्तियां निकाल ही नहीं रहे और निकल रही है तो जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें इस तरीके की धांधली है। और मैं लेटर एंट्री की जहां तक बात कर रहा हूं, ये ठेकेदारी प्रथा की तरफ धकेल रही है ये सरकार लोगों को। प्राइवेटाइजेशन करने का काम किसने किया था? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ही थी जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर जिन्होंने सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध कर दिया था और ठेकेदारी प्रथा लेकर आए थे। ये भी इस देश के युवाओं को पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा आदित्य पांडे जी, 10 सेकंड में। जी देखिए, ये जो पेपर लीक की बात बता रहे हैं, इनके समय में इनके एक राज्य में पेपर लीक होता है और मंत्री साहब अपने ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालते हैं, ये जेल नहीं भेज पाते। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पेपर लीक का माफिया कंधे से कंधा मिला के चला था। इनके सतीश चाका जो सबसे ज्यादा पेपर लीक किया था, उसका वकालत सलमान खुर्शीद कोर्ट में करते हैं। तो ये लोग अपने वकील छोड़े रहते हैं कि कोर्ट में जाके जो हिंदू धर्म को गाली दे उसके लिए
हिंदू धर्म कहाँ से इसमें बीच में आ गया? आप पेपर लीक पर, लीड पर, नेट पर, ठीक है आदित्य पांडे जी, चलिए ठीक है रुकिएगा। आप लोग मुद्दे से पता नहीं क्यों ही भटक जाते, समझ में ही नहीं आता। मुद्दे से भटकने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, लेकिन मनीष अग्रवाल जी से समझ लेते हैं। मनीष अग्रवाल जी, अब ये जो बयानों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पहला तो ये कि भर्तियों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी क्या करती थी और हमारी सरकार में पारदर्शिता से पूरा काम हो रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए उपचुनाव है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। चित्रा जी, मैं तो सबकी बात सुन रहा था, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि क्या बेरोजगारी, क्या पेपर लीक होने की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? भारत के किसी और राज्य में बेरोजगारी नहीं है? क्या भारत के किसी और राज्य में पेपर लीक नहीं होता? इसलिए पक्ष और विपक्ष को कुछ ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा कि युवा जो है सिर्फ यूपी का नहीं है, पूरे देश का है। पेपर लीक राजस्थान में भी होता है, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी होता है। यूपी में भर्तियों में प्रॉब्लम सपा की सरकार में भी थी और बीएसपी की सरकार में भी थी। 50 से 55 साल इस देश पे कांग्रेस ने राज कराए तो क्या बेरोजगारी की समस्या हल हो गई? अगर 2004 में नेशनल भर्ती की प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे तो उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही तो वहां पे वो प्रोसेस ठीक हो गई। क्या उस समय कोई पेपर लीक नहीं होता था? क्या उस समय सब लोगों को रोजगार मिल गया? देश में विपक्ष को भी इस बार जो बड़ा जनादेश मिला है इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए मिला है। तो जब संसद उनके पास एक पटल है तो उन्हें वहां जाके कुछ ऐसे उपाय कंस्ट्रक्टिव लाने चाहिए जिससे कि किसी भी राज्य में, चाहे वो सपा के द्वारा हो, चाहे वो बीजेपी के द्वारा हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत का युवा एक ऐसा युवा है जो सिर्फ यूपी में अपने राज्य में ही नौकरी नहीं करता और राज्यों में भी जाके नौकरी करता है, वहां पे भी अवसर ढूंढता है जब उसे अपने राज्य में नहीं मिलते। लेकिन युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पे आरोप करता रही है कि मेरी सरकार में नहीं होते थे, तुम्हारी सरकार में होते थे। तो क्या वो ये बता पाएंगे कि उनके सरकार के समय में सारे लोग रोजगार पा गए थे, बेरोजगारी की दर 0 हो गई थी? कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस देश में 75 सालों में आज भी समस्या हुई है क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन नहीं आता, कोई मुद्दा आता है उसको रेज करा जाता है। अभी भी जैसे मैं सुन रहा था कि 10 सीटों के उपचुनाव के लिए ये फील्डिंग हो गई है। क्या उपचुनाव खत्म हो जाएगा तो पेपरों की बात खत्म हो जाएगी? आप देखिए कि आज जब नीट पे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हो रहा है तो फिर हम लोग उसको बेकार डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हें अभी संसद में 22 तारीख से नए सत्र में मौका मिलेगा तो वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा डिस्कशन में नहीं आता है। न बेरोजगारी का मुद्दा अभी जो ओपनिंग सेशन था राष्ट्रपति की स्पीच में भी किसी ने नहीं उठाया। तो वैसे मुद्दों को ये देश की पकड़ में नहीं उठाना चाहते। डिबेट के माध्यम से और वोट के माध्यम से लोगों को समझाते और बताते रहे। यानी सीधे तौर पर अग्रवाल जी ये सिर्फ उपचुनाव के लिए एक बनाया हुआ जाल कह सकते हैं, एक रणनीति है जिस पर काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, हम उपचुनाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आदित्य पांडे जी, क्योंकि लगातार आपने अभी पेपर लीक का मुद्दा उठाया है सर, तो पेपर लीक में देखिए अगर हम दोनों सरकारों की बात करते थे, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर आप लोगों की बात करें, देखिए एक मुद्दा ये हमेशा से रहा है। किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी ने इतना बेहतर काम किया होगा कि युवाओं को राहत मिली होगी, उनको बम्पर रोजगार मिला होगा। और आप अभी लगातार ये चीज कह रहे थे कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। तो जरा मुझे ये बताइएगा कि यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके साथ आप लोगों ने क्या किया, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है उनके साथ आपने क्या किया? अगर इतनी अच्छी कार्रवाई आप लोग करते हैं तो करिए ना, चेयरमैन को क्यों छोड़ के रखा हुआ है फिर? देखिए, सबसे पहली बात कि शिक्षा जगत की तरफ जाने वाले रास्ते को जितना भारतीय जनता पार्टी ने सुगम बनाने का प्रयास किया है, आप देख लीजिए। आज आप देख लीजिए जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उनके सेंटरों की संख्या बढ़ाया गया। आज सेंटर गाँव तक जा रहे हैं। 14 स्थानीय भाषाओं में। अब मैंने सवाल क्या किया, अब आप सेंट्रल पर पहुंच गए। अब दूसरी बात, और जहाँ तक पेपर लीक की बात है, जो भी उसमें कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। देखिए उत्तर प्रदेश, अच्छा ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैमाने में भर्तियों में घपले हो कैसे जाते हैं? अगर आप पारदर्शिता से काम कर रहे हैं तो ये भी मुझे क्लियर करिए ना सर। इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर भर्तियों में घपले हो जाना ये आम बात तो नहीं है? देखिए, अगर भर्तियों में घपले हो रहे हैं तो भर्तियों में फिर उसी प्रकार से एक्शन भी हो रहा है, जिससे अभी उत्तर प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपसे पूछा ना, यूपीपीएससी के चेयरमैन के साथ क्या हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन के साथ आपने क्या किया? बस मात्र 3 कर्मचारियों को आपने हटा दिया। कर्मचारियों के क्या, जो भी कठोर से कठोर एक्शन होता है वो हम बिना शर्तों पे लेते हैं।
देखिए बेदीराम की वो बात उठा रहे थे, अब चलिए आज हम वो खबर लेकर आए हैं बेदीराम को लेकर, लेकिन इससे पहले भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि बेदीराम को लेकर के आप लोग इतना बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। खैर आज वो ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो उस बात को हम किनारे कर देते हैं। जी देखिए, हम लोग एक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ लेते हैं। पहली चीज आप ये देखिए कि अभी जो नियुक्तियों की बात हो रही है, अभी तो लेखपाल की नियुक्ति का ही तो मंच सजा था। हाँ नहीं तो हम तो पूरी भर्तियों की बात कर रहे हैं ना सर, हम तो फिर पेपर लीक की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं। ज्यादातर जितने ये पेपर लीक के ठीक है हरनाम जी रुकिए, मैं आ रही हूँ आपको मौका दूंगी सर। हरनाम जी रुकिएगा, एक तो सहयोगी है ना, तो एक बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे। अब रुक जाइएगा, मैं आ रही हूँ गौरव जी, आपके पास ही आ रही हूँ। अब आप समाजवादी पार्टी लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, तो जैसा कि मनीष अग्रवाल जी ने भी बोला कि पेपर लीक का मुद्दा हो, भर्ती का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का तो मुद्दा है नहीं, तो आप लोग जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो क्यों नहीं मुखर होकर के ये पूरी बुलंद आवाज के साथ इस मुद्दे को उठाती है? उठाइए ना। देखिए जितना ज्यादा उत्पीड़न, इतना ज्यादा दुख उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो किसी भी प्रदेश की जनता को नहीं मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान भूल गए आप? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जब आपके सहयोगी थे वहां पर, राजस्थान भूल गए सर आप? मैं याद दिला देती हूँ, थोड़ा सा पीछे आइएगा सर। राजस्थान भूल गए, मैं थोड़ा पीछे ले आती हूँ आपको। भूल गए जब कांग्रेस की सरकार थी? ना बढ़ाना ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। मेरी बात का जवाब नहीं देंगे अब आप? लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोग बेरोजगार रहे, यहाँ के लोग पढ़े लिखे ना हो, ये इनकी मंशा है, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। भले आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका भी उतनी अहम होती है जितनी पक्ष की होती है। हमारा भी उद्देश्य है कि देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, हमारा भी उद्देश्य है कि हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए। नहीं, मैंने ये कहा गौरव जी, बेरोजगारी कम हो। गौरव जी मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, चलिए ठीक है मैंने मान लिया। राजस्थान का जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप? राजस्थान का जिक्र करिए ना, जब आपके सहयोगी वहां पर बैठे हुए थे। पहले एक जगह तो निपट ले, स्ट्रेटेजिकली एक जगह तो निपट ले। उधर से योगी जी हम पे वार समझ रहे हैं मनीष अग्रवाल जी, अभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं। जब राजस्थान का जिक्र कर दिया तो कहते हैं एक जगह को तो निपटा देते हैं। क्या बात करते हैं आप भी गौरव जी? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, बारे में ही बोल दो। हाँ अरे मैं अभी, अच्छा आपने कान बंद किए हुए थे क्या आपने जब मैं उनसे कह रही थी आदित्य जी से पेपर लीक का, यूपी SSS चेयरमैन पर सवाल उठाया, कार्रवाई नहीं हुई, तो वो आपको नहीं सुनाई दिया होगा। बस यही तो दिक्कत है विपक्ष की, सवाल अगर पूछ लेते हैं तो फिर आपको मिर्ची लग जाती है। चलिए ठीक है हरनाम जी, बहुत बढ़िया बात। हाँ हरनाम जी जवाब दीजिएगा। इत्तेफाक रखते हैं आप गौरव जी की बात का? रखते ही होंगे। देखिए बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। देखिए गौरव जी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरीके के घोटाले बिहार और उत्तर प्रदेश में हमेशा से होते रहे, ये पूरा देश जानता है। हाँ। लेकिन और आप बार बार जो राजस्थान की बात कह रहे हैं, राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकार थी उस पर जांच आयोग बिठाया गया, एक गठित किया गया। आज तो सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है ना, उसके हाथ किसने बांधे हुए हैं? करिए जांच को अग्रसर कीजिए और तेजी से करिए, और जो लोग गुनाहगार है, कल्प्रिट है, उनको फांसी की सजा चढ़ाइए। हम कब उनके पीछे खड़े हैं? हाँ। सरकार किसी की भी हो, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, कुकृत्य किए हैं, उनकी सजा उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो इस मुद्दे को उठाएंगे आप? मतलब पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन, ऐसा तो नहीं है कि ये मैं इसलिए कह रही हूँ उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अभी चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि उपचुनाव में भाई 10 सीट पे है, तो आप भी सहयोगी हैं, आपको थोड़ी बहुत सीट तो चाहिए ही होगी, तो चलिए ठीक है कर लेते हैं बात। कहीं ऐसा तो मसला नहीं फंस रहा है यहाँ पर? गठबंधन देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। तभी मुझे वो खबर याद आती है, तभी महाराष्ट्र में सीट के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीट मिलेगी तो ही उत्तर प्रदेश में हम सीट देंगे कांग्रेस पार्टी को। चलिए ठीक है, वो मसला अलग हो जाता है, वो मसला अलग हो जाता है। लेकिन जल्दी से हरनाम जी, मेरा सवाल आपसे था। जी क्या था? मेरा सवाल ये है आपसे, मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये एजेंडा जो आप लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका संदेश सिर्फ उपचुनाव को लेकर के है कि उपचुनाव में आप लोगों को सीटें चाहिए, सीट मिल जाए, चुनाव लड़ने, बस उसके बाद तो ये मुद्दा किनारे ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है? देखिए ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने एज विपक्ष का नेता इसको उठाने की लोकसभा में कोशिश की, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। हम तो चाहते थे कि संसद में दोनों सदनों में इस पे चर्चा हो,
माननीय अखिलेश यादव जी चाहते थे इस पर चर्चा हो। और जहां तक सीटों की चुनाव की बात है, चुनाव तो चलते रहते हैं। अभी चुनाव बाय इलेक्शन आया, फिर अभी असेंबली का आएगा, फिर जिला पंचायत का आएगा। चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार देश की जो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी है, उससे सरोकार है। और हम एक सशक्त उसकी भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ठीक है, मनीष अग्रवाल जी, आपका रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले को लेकर? चित्रा जी, मुझे ये लगता है कि अगर विपक्ष इतना गंभीर है तो अभी यूपी का जो विधानसभा का सेशन होगा और जो बजट सेशन होने वाला है लोकसभा का, उसमें विपक्ष बेरोजगारी पे अगर चर्चा की मांग करेगा तो वो हम जैसे युवाओं के लिए एक अचीवमेंट होगा। लेकिन आप फिर देखिएगा, मांग होगी मैनपुरी पे डिस्कशन की, मांग कभी नहीं होती बेरोजगारी पे डिस्कशन की। क्या ये लोग बता पाएंगे कि यूपी के 7 साल के शासन में कितनी बार इन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि यूपी में बेरोजगारी पे सदन में चर्चा हो? कभी नहीं रिक्वेस्ट करी होगी, क्योंकि सरकार सिर्फ डेटा और फैक्ट लेके आएगी, वो पब्लिक डोमेन में आएगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना मुश्किल होगा। जो डेटा डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसको आप कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो ये कह के कि आज हमारी वहां थी, आज हमारी वहां नहीं थी। कभी ईपीएफओ नंबर पे डिस्कशन होगा, वहां सब डेटा टेबल हो जाएगा, तो फिर ये मुद्दा जो है चुनाव के लिए गर्म नहीं रहेगा, फिर इस पर वोट नहीं मांग पाएंगे। और अगर आज भी ये लोग इतना सीरियस है तो मेरा दोनों पार्टियों से ये निवेदन है कि ये लोग बेरोजगारी पे डिस्कशन की मांग करें। और मैं बीजेपी के भी नेता से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी पार्टी से कह के इससे एक डिस्कशन कराएं और हम लोग इससे जान पाए कि सरकार, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर आने वाले भी उपचुनाव हो, इस पर विपक्ष को मुखर होकर बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि चुनाव है तो हम इस मुद्दे को मुखर होकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नौकरी भर्तियों को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा है, बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है उत्तर प्रदेश में ये तो हर कोई जानता है। युवा बेरोजगार हैं, परेशान हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भर्तियां कब होंगी, भाई नौकरियां कब मिलेंगी। चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।